नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा वर्षा जल संचयन। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाई देने की कर रही तैयारी। अच्छी बारिश के साथ दलहन और तिलहन का बढ़ा रकबा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को मिलेगा व्यवसाय के लिए ऋण। उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे 15 नए पशु चिकित्सालय। मलिहाबाद में दशहरी के साथ लगाए जाएंगे मिनी मैंगो के पेड़। किसानों के लिए शुरू किए गए 3 नए पोर्टल। धान की सिंचाई के लिए नहरों में टेल तक भेजा जाएगा पानी और किसानों के खातों में सीधे भेजा जाएगा खाद सब्सिडी का पैसा। अब कृषि समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में बच्चों को जल संचयन की आवश्यकता को समझाने के लिए इस पर एक नया सर्कुलर जारी करने को कहा है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया के 60 देशों के लगभग 200 करोड़ नागरिक पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सन 2050 तक ये आंकड़ा 700 करोड़ को पार कर सकता है। केवल उत्तर प्रदेश में ही लगभग 88.27 लाख हेक्टेयर बारिश का पानी हर साल बर्बाद हो जाता है, जिसे बचाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में चल रहे ICAR के 87वीं स्थापना दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, कृषि वैज्ञानिक सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को नई बुलंदियों पर ले जाना प्रधानमंत्री का प्रमुख लक्ष्य है, जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र की 4 योजनाओं का शुभारंभ किया था। पटना में पहली बार ICAR के स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मॉनसून के लगातार बढ़ते कदमों से कदम मिलाते हुए खरीफ की बुआई का रकबा बढ़कर पिछले साल से 82% से ज्यादा हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन और दलहन में हुई है। अगर यही स्थिति बरकरार रही तो दालों की कीमत आने वाले समय में घट सकती है। तेज बारिश और दाम में उछाल को देखते हुए किसानों ने दलहन का रकबा काफी बढ़ा दिया है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के हिसाब से इस दौरान तिलहन की बुआई पिछले साल से 5 गुना अधिक हो गई है। पिछले हफ्ते खेती के लिहाज से अहम माने जाने वाले इलाकों में भारी बारिश होने से वहां बुआई की तैयारी तेज हो गई है। किसान दलहन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि हाल के महीनों में इनकी कीमतों में काफी उछाल आया था। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के चेयरमैन के अनुसार इस बार बुआई ज्यादा हुई है क्योंकि किसान अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए बेरोजगार ऋण ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने पर कुल राशि का 25%, जबकि आरक्षित वर्ग के लाभार्थी कुल लागत का 35% अनुदान ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के विभिन्न जिलों में पशु चिकित्सालयों की कमी को देखते हुए 15 नए पशु चिकित्सालय खोलने की योजना पर काम कर रही है। इसके निर्माण हेतु सरकार ने पिछले दिनों 4.98 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस धनराशि से आवासीय चिकित्सालय बनेंगे, जहां स्थायी रूप से डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था भी होगी। ये चिकित्सालय अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त होंगे, जहां सभी प्रकार के पशुओं की समस्त बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इन अस्पतालों के बन जाने के बाद पशुपालकों को और अधिक राहत मिलने की उम्मीद है। दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध मलिहाबाद में अब दशहरे के साथ ड्वार्फ मैंगो यानी बौने आम की भी पैदावार की जाएगी। इसके लिए यहाँ के किसानों को ट्रेनिंग के लिए दक्षिण भारत भेजा जाएगा। मलिहाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में जंतु एवं उद्यान मंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष 40 किसानों को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भेजा जाएगा। वर्तमान में बौने आम की खेती केवल दक्षिण भारत में ही होती है। एक अनुमान के अनुसार 1 एकड़ में 690 पेड़ लगाए जा सकते हैं, जबकि अपने यहाँ 1 एकड़ में केवल 60 पेड़ लग पाते हैं। ऐसे में कम जगह में ज्यादा पेड़ और बेहतर फसल से किसानों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 नए पोर्टल लॉन्च किए। ये पोर्टल जैविक खेती के सर्टिफिकेशन, मिट्टी की सेहत की जांच से जुड़े रजिस्ट्रेशन और फर्टिलाइजर्स की क्वालिटी को परखने के काम को आसान बनाएंगे। इसको लॉन्च करते समय केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि अभी ये पोर्टल इंग्लिश में है,
जल्दी इन्हें हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में भी लॉन्च किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री ने अधिकारियों से नहरों में टेल तक पानी भेजने का निर्देश दिया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक में उन्होंने किसानों को हर हाल में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। सिंचाई मंत्री ने कहा कि सिंचाई विभाग की जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जे हटाए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने सभी अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं को सुलझाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने खाद कंपनियों को सब्सिडी जारी करने के बजाय अब किसानों को सीधे सब्सिडी देने की तैयारी शुरू कर दी है। खाद सब्सिडी की धनराशि किसानों के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए किसानों के बैंक खातों को उनके आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। फर्टिलाइजर, कृषि व सहकारिता मंत्रालय के साथ राज्यों के सहयोग से प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की जाएगी। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सीधी सब्सिडी योजना में सबसे बड़ी बाधा वास्तविक किसानों की पहचान को लेकर पैदा हुई है। इतना ही नहीं, ज्यादातर राज्यों में भूमि संबंधी दस्तावेज ना तो अप टू डेट हैं और ना ही ऑनलाइन हैं। इससे पैदा होने वाली मुश्किलों को लेकर सरकार चाक चौबंद और पुख्ता इंतजाम करने में जुट गई है। आधार नंबर वाले किसानों के साथ उनके फर्टिलाइजर उपयोग का पिछला रिकॉर्ड भी जांचा जाएगा। ये आंकड़ा निचले स्तर पर खाद की खुदरा आपूर्ति करने वाली दुकानों से लिया जाएगा। और किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भावों पर। धान लखनऊ की मंडी में 1395 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1145 रुपए, रायबरेली की मंडी में 1380 रुपए, हरदोई की मंडी में 1385 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1315 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2125 रुपए, सीतापुर में 2110 रुपए, रायबरेली में 2020 रुपए, हरदोई में 2170 रुपए और फैजाबाद में 2085 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1480 रुपए, सीतापुर में 1460 रुपए, रायबरेली में 1475 रुपए, हरदोई में 1460 रुपए और फैजाबाद में 1465 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 5900 रुपए, सीतापुर में 5915 रुपए, हरदोई में 5610 रुपए और फैजाबाद में 5770 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 3015 रुपए, सीतापुर में 2920 रुपए, रायबरेली में 2890 रुपए, हरदोई में 2670 रुपए और फैजाबाद में 3055 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 625 रुपए, सीतापुर में 605 रुपए, रायबरेली में 590 रुपए, हरदोई में 580 रुपए और फैजाबाद में 625 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 1635 रुपए, सीतापुर में 1495 रुपए, रायबरेली में 1480 रुपए, हरदोई में 1685 रुपए और फैजाबाद में 1270 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 2015 रुपए, सीतापुर में 1885 रुपए, रायबरेली में 1955 रुपए, हरदोई में 1860 रुपए और फैजाबाद में 1955 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ में 1015 रुपए, रायबरेली में 775 रुपए और फैजाबाद में 1115 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि खाद पड़े तो होवे खेती, नहीं तो रहे नदी की रेती। अभिप्राय यह है कि अगर हम अपने खेतों में गोबर की खाद अथवा जैविक खाद का प्रयोग नहीं करते तो कुछ समय बाद हमारे खेत सूखी नदी की रेत के समान हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने खेतों में जैविक खाद अथवा गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं जैव उर्वरक रखरखाव एवं उपयोगिता। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं इफको लखनऊ के वरिष्ठ प्रबंधक कृषि सेवाएं डॉक्टर आर.के. नायक जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जैव उर्वरक हैं क्या और इनका महत्व क्या है? सुनील जी, आपने बहुत ही तार्किक प्रश्न किया है। किसान भाइयों के लिए जैव उर्वरक एक नई चीज है। जैसा नाम है जैव उर्वरक, वह उर्वरक जिसमें जीवाणु होते हैं। जैव उर्वरक ऐसे ही जीवाणुओं का एक खाद है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को पौधे जमीन में जो है स्थिरीकरण करते हैं, में मदद करते हैं, और फास्फेट जो जमीन में हम डीएपी और एनपीके का प्रयोग करते हैं जो 80% के लगभग जमीन में स्थिर हो जाता है, उसको वो घुलनशील बना के पौधों के उपयोग में लाते हैं। तो जैव उर्वरक ऐसे ही जीवाणुओं की खाद है। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जैव उर्वरक का प्रयोग क्यों करें? देखिए, किसान भाई बहुत ही जागरूक हैं। आज सभी किसान भाइयों को ये जानकारी है कि जो हम नाइट्रोजन यूरिया के द्वारा खेतों में डालते हैं उसमें से जो है 40 से 50% का उपयोग पौधे करते हैं। शेष जो नाइट्रोजन होता है या तो पानी में घुलनशील होकर के जमीन के नीचे चला जाता है, या अत्यधिक तापक्रम होने के बाद इसका जो है गैस के रूप में ये हवा में उड़ जाता है। डीएपी एनपीके जो सबसे महंगी खाद है, उसका जमीन में किसान भाई जो प्रयोग करते हैं उसका 20 से 30% ही पौधों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। बाकी जो फास्फेटिक उर्वरक का जो फास्फेट है ये जमीन में अघुलनशील दशा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे पौधे उपयोग नहीं कर पाते। आप सभी लोग किसान भाइयों जानते हैं कि वायुमंडल में जो है 80% लगभग नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में घूम रहा है। वो ऐसे रूप में है जिसे पौधे उपयोग नहीं कर सकते। तो ये जैव उर्वरक उस मुक्त अवस्था में आकाश में उपलब्ध नाइट्रोजन को जो है ऐसे रूप में कन्वर्ट करते हैं जिसे पौधे उसको उपयोग में ला सकते हैं। फास्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो जमीन में जो अघुलनशील फास्फेट है उसको घुलनशील बना करके पौधों के उपयोग में लाते हैं। जैव उर्वरकों के प्रयोग से किसान भाई 10 से 20% तक की आपकी उपज में वृद्धि होती है। ये जैव उर्वरक जो है
किसी तरीके से पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाते। नत्रजन 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फेट 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आप बचत कर सकते हैं। जैव उर्वरक किसान भाइयों को इसलिए भी डालना चाहिए कि ये भूमि की उर्वरा शक्ति को टिकाऊ बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगली फसल के लिए नत्रजन का उपयोग भी फसलों के लिए अधिक करने में सहायक होते हैं। बहुत सारे हार्मोन निकालते हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। जैव उर्वरक बहुत सारे जो है मृदा जनित जो रोग होते हैं उनको भी नष्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा, जो हमारे किसान भाई जैव उर्वरक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उनकी फसल में किस तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, किसान भाई बहुत अनुभवी लोग हैं। ये खेती से हम लोग पढ़ करके खेती के बारे में बताते हैं, किसान भाई करके इसको देखते हैं जी। किसान भाइयों को याद होगा जब हमारे देश में बौनी गेहूं की प्रजातियां 1965-66 के आसपास आई थी, तो हमारे जमीन में जिस तरीके से आदमी के शरीर में उसका प्राण तत्व हीमोग्लोबिन होता है, इसी तरीके से जमीन का प्राण तत्व जीवांश कार्बन होता है। उस समय हमारे मिट्टी में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8% से ज़्यादा थी और हम लोगों ने भरपूर मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया और 1 किलोग्राम पोषक तत्व डालने पर उस समय किसान भाइयों को 15 किलो उपज मिलती थी। लेकिन हम लोगों ने गलती वहाँ ये की कि हम धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों से अगर उपज बढ़ने लगा तो हम लोगों ने अपने अन्य साधनों को छोड़ दिया। हाँ, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना शुरू कर दिया। हरी खाद, गोबर की खाद, जैव उर्वरक, कंपोस्ट खाद, इन सब से हम लोगों ने मुंह मोड़ लिया। नतीजा ये हुआ कि आज वही जीवांश कार्बन जो मिट्टी का प्राण तत्व होता था वो घट करके अति न्यून 0.2 या उससे भी कम हो गया। फलस्वरूप आज हम अगर 1 किलो पोषक तत्व किसान भाई हमारे डालते हैं तो हम लोगों के मीटिंगों में, बैठकों में ये शिकायत भी करते हैं कि साहब पहले 1 किलो पहले जितना खाद डालते थे बहुत उपज मिलती थी, आज उपज में घटोतरी हो गई। तो किसान भाइयों को मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि अब 1 किलो पोषक तत्व डालने से किसान भाइयों को मात्र 6 किलो उत्पादन मिल रहा है। अगर ये रासायनिक उर्वरकों का लगातार इसी प्रकार प्रयोग करते रहे और अपने खेत में गोबर की खाद, हरी खाद, जैव उर्वरक का प्रयोग नहीं किए तो वो दिन दूर नहीं है जब इनको और भी कम उपज प्राप्त होगी। मतलब अभिप्राय ये है डॉक्टर साहब कि हमें अगर उर्वरा शक्ति अपनी भूमि की बढ़ानी है तो जैविक उर्वरकों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही फरमाया। टिकाऊ खेती जिसमें किसान को अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए लगातार उत्पादन में अगर वृद्धि करना है तो रासायनिक उर्वरक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ जैव उर्वरक, हरी खाद, गोबर की खाद, फसल अवशेष जो हम किसान भाई अक्सर जला देते हैं अज्ञानतावश, उनको जलाना नहीं चाहिए, उनको मिट्टी में दबा देना चाहिए। इन रासायनिक उर्वरकों के साथ जो किसान भाई इसका समन्वित प्रयोग करेंगे तो ये 100% सिद्ध है और आगे लाभ भी मिलेगा कि वो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हुए लगातार अपने उत्पादन में वृद्धि करेंगे। डॉक्टर साहब, जो हमारे जैव उर्वरक होते हैं ये भूमि में बहुत सक्रिय रहे, इनकी क्रियाशीलता अधिक हो, तो इसके लिए क्या क्या अनुकूल दशाएं हो सकती हैं? देखिए, चूंकि जैव उर्वरक में जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु कोई भी जीवाणु हो, कोई भी जीव हो, उसके बढ़वार के लिए अनुकूल दशाएं अगर नहीं होंगी तो वो बढ़वार नहीं करेंगे, वो वृद्धि नहीं करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले भूमि का जीवांश कार्बन जो ऑर्गेनिक मैटर कार्बनिक पदार्थ से मिलता है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। भूमि में नमी होनी चाहिए, भूमि में वायु संचार होना चाहिए और मिट्टी जो होती है उसका जो पीएच मान, जो अम्लता और क्षारीयता का परिचायक है, माप है, वो 7 के आसपास या बफरिंग के आसपास होना चाहिए। मतलब ये दशाएं अगर जमीन में हैं तो जीवाणु सक्रिय होंगे, नहीं तो धीरे धीरे स्थिति ये हो रही है कि 1 ग्राम जैव उर्वरक में करीब 10 करोड़ जीवाणु होते हैं जी। लेकिन मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या घटती चली लगातार कम होती है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा घटती चली गई और हमने उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया। नतीजा किसान भाइयों के सामने है, उनकी भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हुई, उनकी उपज भी प्रभावित हुई। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जैव उर्वरक क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे।
नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तथा अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 80% तथा न्यूनतम 60% रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर घने बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिस वजह से अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जाएगी। बरसात के मौसम में किसान भाई अपने दुधारू पशुओं की उचित देखभाल करें। उनके रहने के स्थान को सूखा रखें तथा मक्खियों व कीड़ों से बचाव का उचित प्रबंध करें। कम समय में पकने वाली अरहर की बुआई कर लें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। उसके उपरांत इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से पानी में मिलाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। फलों के नए बाग लगाने वाले गड्ढों की खुदाई कर उनको खुला छोड़ दें, ताकि हानिकारक कीटों, रोगाणुओं तथा खरपतवार के बीज नष्ट हो जाएं। देसी खाद, सड़ी गली गोबर की खाद तथा कंपोस्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें, ताकि भूमि की जल धारण क्षमता तथा पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके। ऊसर भूमि सुधार हेतु जिप्सम या पाइराइट का प्रयोग कर खेत में जल भर कर रिसाव सुनिश्चित करें। वर्षा की स्थिति को देखते हुए सब्जियों की सिंचाई करें। किसान भाई अपनी फसलों व सब्जियों में निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें तथा नत्रजन की दूसरी मात्रा का छिड़काव करें। इस मौसम में किसान भाई अपनी खेतों की नियमित निगरानी करें। खड़ी फसलों में यदि सफेद मक्खी या चूसक कीटों का प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड दवाई 1.0 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। धान की फसल में कीटों की निगरानी करें। यदि पत्ता मरोड़ या तना छेदक कीट का प्रकोप अधिक हो तो करटाप दवाई 4% दाने 10 किलोग्राम प्रति एकड़ का बुरकाव करें। मक्का में तना छेदक कीट की निगरानी करें। यदि प्रकोप अधिक दिखाई दे तो काब्रिल पाउडर 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। इस मौसम में किसान भाई स्वीट कॉर्न तथा बेबी कॉर्न की बुआई कर सकते हैं। उड़द तथा मूंग की कम अवधि वाली किस्मों की बुआई कर सकते हैं, लेकिन खेतों से पानी के निकास की व्यवस्था अवश्य करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।